अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे। ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन हम किस लिए यूज होते हैं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ग्रेविमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, मेनली ग्रेविमेट्री में हम मास एनालिसिस कर रहे हैं। जो प्रेसिपिटेट हमारा बन रहा है उस प्रेसिपिटेट का हम वेट लेते हैं। वेट करके हम पता करते हैं कि हमारे कितना मेटल आयन या फिर कितना हमारे सब्सटेंस में वो पर्टिकुलर सैंपल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ग्रेविमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविमेट्री में हम मास के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं या फिर ग्रेविमेट्री के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्विंग वेट इज नोन एज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। एक ऐसा एनालिसिस का मेथड जिसमें हम वेट को यूज कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, तो वो क्या हो जाता है, हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्सटेंस होता है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, जो सब्सटेंस एनालाइज होना है, उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रेसिपिटेट में। जो प्रेसिपिटेट आता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, वे करते हैं और ऐसे करते हैं एक सुटेबल मेथड से। तो ये क्या है, ये पूरा एक जिस्ट है, एक इंट्रो है किसका, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। इसमें क्या है, क्या बताया मैंने कि वेट के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो वो हो गया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम जो भी सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको वे कर रहे हैं। वे करने के बाद हम एक प्रॉपर ऐसे प्रोसीजर यूज करके, ऐसे मेथड यूज करके क्या कर देते हैं, इसका इसमें डिटर्मिनेशन करते हैं किसका, सैंपल का। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज है वो है आपका क्या, स्टेप्स। क्या है इसमें, स्टेप्स। ठीक है, कुछ ड्रग्स जो मतलब जिसका हम ग्रेविमेट्री करते हैं वो क्या है, पेनिसिलिन जी है, पाइपराजिन है, पाइपराजिन फॉस्फेट बीपी है, पाइपराजिन फॉस्फेट टैबलेट्स बीपी है, देन प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस है। ठीक, तो इन सब ड्रग्स का हम क्या कर सकते हैं, इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। जो मेन चीज है जो आपको इसमें पढ़नी है वो क्या है, स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। स्टेप्स क्या होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के, हमें वही पढ़ने हैं। तो स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में टोटल 7 से 8 स्टेप है जिसके बेसिस पे हम ग्रेविमेट्री परफॉर्म करते हैं, उसी को हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास मेथड्स है। उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कौन कौन सी होती हैं। एक होता है फिजिकल ग्रेविमेट्री। फिजिकल ग्रेविमेट्री सबसे कॉमन टाइप की है। ये किस लिए यूज होती है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूज होती है। ठीक है, एनवायरमेंटल सैंपल्स में क्या होता है, ऐसा मैटर होता है जो फिजिकली सेपरेट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटिलिटी एंड पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज और वॉलेटिलिटी के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में फिर एनवायरमेंटल सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए फिजिकल ग्रेविमेट्री का यूज करते हैं। देन थर्मोग्रेविमेट्री। थर्मोग्रेविमेट्री में क्या है, हम एक सब्सटेंस लेते हैं, उसको एक कंट्रोल टेम्परेचर सिस्टम में रखते हैं, उसका मास मेजर करते हैं। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। जनरली ये टीएससी या टीजीए टेक्निक्स में यूज होता है। ठीक है, देन थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक्स या थर्मो की भी जितनी एनालिसिस मेथड्स है, थर्मल एनालिसिस मेथड, उसमें हम यूज करते हैं। देन इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मेथड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मेथड में इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन और साइमल्टेनियस डिपोजिशन होता है मेटल आयंस का, किस पे, कैथोड पे। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होती है और जब प्रोसेस एंड होता है तो कैथोड को हम वे करते हैं। वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो एनालाइट प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करते हैं। देन अब आता है मेन टॉपिक, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्वड है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। तो यहाँ पर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में सबसे पहला कौन सा स्टेप है, सैंपलिंग। सैंपलिंग के लिए हमें क्या करना है, बल्क मटेरियल से क्या करते हैं, सैंपल विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, और सैंपल विड्रॉ करना आइडियल माना जाता है। ठीक, जिससे हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, जिसमें हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज देख रहे हैं बल्क मटेरियल की। ठीक, जैसे कि नेचर ऑफ मटेरियल है, टेस्टिंग एक्सपेंडिचर कितना आएगा, प्रोडक्ट वैल्यू क्या है, एंड प्रोडक्ट का यूज क्या आ रहा है और टेस्ट कितना एक्यूरेट होगा, ये सब हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। फिर दूसरा स्टेप है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेंट हम बना रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेंट को हम क्या कर रहे हैं, आइडियल कंसीडर कर रहे हैं। जब वो रिएक्ट करता है एनालाइट के साथ में, वो क्या करता है, फिल्ट्रेबल प्रेसिपिटेट बनाता है जिसकी सॉल्युबिलिटी लो है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब प्रेसिपिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एनालाइट मॉलिक्यूल है उसका हम प्रेसिपिटेट करा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं। और प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं तो उसमें रिजल्टेंट प्रेसिपिटेट कैसा होना चाहिए, रिजल्टेंट प्रेसिपिटेट हमारा इजीली फिल्ट्रेबल होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी उसकी कम होनी चाहिए और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। देन डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को एक्सीड करते हैं, जब टेम्परेचर को एक्सीड करते हैं तो प्रोसेस एक्सिलरेट करता है। ठीक, एक्सिलरेट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बट समटाइम्स रूम टेम्परेचर पे भी ये किया जाता है। ठीक, प्रोसेस क्या करता है, ये प्योरिटी ऐड करता है, किसमें, प्योरिटी और फिल्ट्रेशन प्रोसेस को और बढ़ाता है। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो क्या होता है, सरफेस पे वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन जो सरफेस पे हो रहा है वो रिड्यूस होता है, तो उसकी वजह से जो प्रेसिपिटेट होता है वो और ज्यादा फॉर्म होता रहता है। ठीक, तो डाइजेशन प्रोसेस में ये होता है, डाइजेशन स्टेप में। देन फिल्ट्रेशन में,
तो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो मदर लिक्विड है उससे हम प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट कर लेते हैं यूजिंग अ वैरायटी ऑफ फिल्टर मीडिया। देन वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या है, जो फिल्टर प्रेसिपिटेट है उसमें क्या होता है, कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है, इसकी सरफेस पे, तो उसको हम वॉश करते हैं। तो एक आइडियल वॉशिंग सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो जिससे हम वॉशिंग कर सके किसकी, अपने प्रेसिपिटेट की, ठीक। वाटर को हम हमेशा वॉश करने के लिए यूज नहीं करते, सर्टेन प्रेसिपिटेट्स को हम किससे वॉश करते हैं, वॉशिंग सॉल्यूशन से, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्राइंग एंड इग्निशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ड्राइंग क्या करता है, ड्राइंग प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट करने में होता है, फैसिलिटेट कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू अ फॉर्म हैविंग अ कांस्टेंट कंपोजिशन व्हिच कैन बी इजीली वेट। मतलब ड्राइंग क्या करता है, हमारे जो प्रेसिपिटेट है उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट, एक परमानेंट ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है जिससे हम उसको क्या करें, वे अच्छे से कर सके। देन इग्निशन क्या है, इग्निशन एम्प्लॉयज हीटिंग यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बर्नर और रिप्लेसिंग द क्रूसिबल इन एन इलेक्ट्रिकली हीटेड मफल फर्नेस, ठीक। इग्निशन हम क्या करते हैं, इग्निशन में हम एक मफल फर्नेस में अपने सैंपल को रख देते हैं, जिसमें हम सैंपल को ड्राई करते हैं। ड्राई क्यों करते हैं, ताकि हम उसको वे कर सके। फिर वेइंग एंड कैलकुलेशन, वेइंग एंड कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, जो रेसिड्यू ऑब्टेन है, फिर हम उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे डेसिकेटर में रख के, और फिर ड्राई करने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, वे करेंगे, जो कि हमारा मेन स्टेप है। अब पहला स्टेप जैसे इसमें देखिए क्या मैंने बताया था, सैंपलिंग। सैंपलिंग में क्या हो रहा था, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए हम सैंपल प्रिपेयर कर रहे थे। प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा था, प्रेसिपिटेशन में हम जो सैंपल में हमें सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना था, हम क्या कर रहे थे, उसका प्रेसिपिटेट बना रहे थे। तो अब ये प्रेसिपिटेशन स्टेप में होगा। प्रेसिपिटेशन स्टेप में होने के बाद में अगर लिक्विड है तो लिक्विड में सुपरनेटेड लेयर फॉर्म होगी, सॉलिड का सॉलिड में प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है तो वहां पे सुपरनेटेड नहीं, पेलेट फॉर्म होगी। तो प्रेसिपिटेशन इन टाइप से भी हो सकता है। प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट डिपेंड करता है दो चीजों पे, को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन मतलब एक सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन हो रहा था, साथ ही साथ क्या हुआ, दूसरे सब्सटेंस का भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसमें। देन पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, जब पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद मदर लिक्विड से कुछ प्रेसिपिटेट जो बचा होता है, उसका जो प्रेसिपिटेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोस्ट प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। अब डाइजेशन और एजिंग, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और ऑस्वाल्ड राइपनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, लार्जर क्रिस्टल्स को ग्रो कराते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वंस, मतलब लार्जर क्रिस्टल्स को हम बनाते हैं छोटे क्रिस्टल्स का यूज करके, ठीक है। तो जब ये कब होता है, जब हम प्रेसिपिटेट को अलाउ करते हैं, कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तब ये प्रोसेस हमारा डाइजेशन का हमें देखने को मिलता है, ठीक। फिर एजिंग क्या है, एजिंग इज अ प्रोसेस व्हिच अंडर सुटेबल कंडीशंस इंप्रूव क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। मतलब अब जो हमें क्रिस्टल उसमें बनाना है, उसका हमें मतलब क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर अगर इंप्रूव करना है तो हम उसको कौन से प्रोसेस के अंडर गो करेंगे, एजिंग के अंडर गो करेंगे, ठीक है। तो या फिर हम कहें कि एजिंग का प्रोसेस क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को इंप्रूव कराने में हेल्प करता है, ठीक। डाइजेशन क्या करता है, जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उनको सॉल्यूशन में वापस भेजता है। कैसे, क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, और अगर इंप्योर पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो उसमें कंपैरेटिवली चले जाएंगे, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन, हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट निकाल लेते हैं, अपना जो प्रेसिपिटेट बना है उसको फिल्टर पेपर का यूज करके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और अलग करके हम उसको फर्दर क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में वॉशिंग देंगे। वॉशिंग कैसे देंगे, वॉशिंग देने के लिए हम आइडियल लिक्विड यूज करते हैं। आइडियल लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसमें कोई भी सॉल्वेंट एक्शन नहीं होना चाहिए इसका प्रेसिपिटेट में, मतलब प्रेसिपिटेट की तरफ ये इनर्ट होना चाहिए, ठीक। देन प्रेसिपिटेट शुड नॉट फेस एनी डिस्पर्सिव एक्शन, प्रेसिपिटेट किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए या फिर डिस्पर्स नहीं होना चाहिए, ठीक। अब नो वॉलेटाइल और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म, जब प्रेसिपिटेट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो तो कोई भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, ठीक है। लिक्विड जो होना चाहिए वो वॉलेटाइल होना चाहिए, जो ऑन एयर के कांटेक्ट में आने पे क्या हो जाए, इवापोरेट हो जाए या फिर वेपोराइज हो जाए। देन कोई सब्सटेंस जो है, एनी सब्सटेंस दैट कुड इंटरफेयर, मतलब जो भी सब्सटेंस उससे इंटरफेयर कर सकता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में, जो हमारा सॉल्वेंट है वो उसको भी रिमूव करे, ऐसा होना चाहिए। फिर ड्राइंग एंड इग्निशन में हम ड्राई करते हैं अपने सब्सटेंस को, और इग्निशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मफल फर्नेस में रख के ड्राई करते हैं। वेइंग एंड कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रेसिपिटेट आया है, जो भी हमने प्रेसिपिटेट लिया, जो ड्राइड प्रेसिपिटेट है उसको हम वे कर रहे हैं। वे करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो उसका कैलकुलेशन लगाएंगे, कैलकुलेशन लगा के हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा कितना वेट आया है किसका, जो भी हमें सैंपल एनालाइज करना है उसका। देन एप्लीकेशंस क्या है ग्रेविमेट्री के, एप्लीकेशंस में आता है एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस है, उनके एनालिसिस में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। देन एनालिसिस रिक्वायरिंग एन एक्यूरेसी, ऐसी एनालिसिस जिसमें एक्यूरेसी एक मेजर पॉइंट है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविमेट्री का यूज कर सकते हैं। फार्माकोपियल एनालिसिस, मतलब अगर क्लोराइड का कंसेंट्रेशन सिल्वर क्लोराइड में पता करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इस मेथड का।
ऐसे ही कई और सारे प्रोसेस हैं जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, ग्रेविमेट्री का यूज करके जिसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेड का है, निकल का है, इन सब का हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब जो इसमें हमें देखना है वो क्या है, बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन कैसे होता है। ठीक, अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में अमाउंट ऑफ सल्फेट को हम एस्टिमेट करते हैं क्वांटिटेटिवली बेरियम सल्फेट में। ठीक, अब इस ऐसे में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड का ग्रेजुअली ऐड किया जाता है हॉट एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट में। ठीक, तो इस सॉल्यूशन से एसिडिफाइड सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिफाई हो जाता है, एसिडिफाई किया जाता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन का यूज करके। मतलब बेरियम है और सल्फेट है तो वो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोसीजर क्या है इसका। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पोर्सलिन क्रूसिबल लेते हैं जिसको हम हीट करते हैं रेडनेस तक और फिर उसको डेसिकेटर में रख देते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 0.2 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेते हैं जिसको हमने 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। ठीक, अब जो सॉल्यूशन है उसको हम बॉईल करते हैं, उसमें 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ठीक, कितना, स्लाइट एक्सेस डालेंगे, मतलब थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे और इसकी कंटिन्यूअस स्टीयरिंग करेंगे। फिर एक स्टीम बाथ पे सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं जब तक प्रेसिपिटेट सेटल नहीं हो जाता है। फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की, किसमें डालेंगे, जो सुपरनेटेड लेयर, जो मतलब ऊपर की लेयर आई है उसमें। इससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या कंफर्म कराता है, प्रेसिपिटेशन का कंफर्मेशन देता है। ठीक, अब फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 40 लेते हैं जिसको हम एक फनल के ऊपर रख के फिल्टर कर लेते हैं। देन प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर के थ्रू जेट ऑफ वाटर से ट्रांसफर कराएंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसकी वॉशिंग का स्टेप है। ठीक है, जब वॉश हो जाता है इसको हम कई बार वॉश करते हैं, प्रेसिपिटेट नंबर ऑफ टाइम्स वॉश किया जाता है और जो स्मॉल पोर्शन है हॉट वाटर से उसके साथ में। ठीक, वॉशिंग को हम कई बार कंटिन्यू करते हैं जब तक 5 ml फिल्ट्रेट में कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं होती, जब हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो कूल्ड क्रूसिबल है उसको हम वे करते हैं, फिल्टर पेपर को उसमें ट्रांसफर करते हैं। ठीक, देन फिल्टर पेपर को हम ड्राई होने रख देते हैं। ड्राई होने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको लो फ्लेम पे भी ड्राई कर सकते हैं, एयर ड्राई भी कर सकते हैं। देन हीट को हम इंक्रीज करते हैं तो पेपर जल जाता है एंड द वॉलेटाइल मैटर जो है वो एक्सपेल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जब ये चारिंग का साउंड आता है, मतलब जब जलने का साउंड आता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जिससे क्रूसिबल जो है, जो हमारा पोर्सलिन का क्रूसिबल है, जो कंटेनर है जिसमें पाउडर रखा है, वो डल रेड कलर का हो जाता है जिससे क्या होता है, कार्बन जो प्रेजेंट होता है वहां की एयर में वो भी बर्न हो जाए। अब क्रूसिबल को हम 10 मिनट रेड हीट पे रखते हैं जब प्रेसिपिटेट व्हाइट हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम क्रूसिबल को क्या करते हैं, डेसिकेटर में रखते हैं कूल करने के लिए और वे करते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग को रिपीट करते हैं जब तक एक कांस्टेंट वेट हमें मिलना शुरू नहीं हो जाता। अब परसेंटेज ऑफ बेरियम हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं सैंपल में। तो ये क्या था, ये था आपका एस्टिमेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक बेरियम सल्फेट यूजिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये आपका कौन सा पार्ट था, ये आपका थर्ड पार्ट था यूनिट 3 का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अब अगला टॉपिक आता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक, तो हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे क्या, डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन में क्या होता है, बेसिकली डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है जो टाइट्रेशन के टाइम पे, और यही डाइएजोनियम सॉल्ट क्या करता है, फिर फर्दर हमें इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके एक एंड पॉइंट देता है जिससे हम पता चलता है रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब देखो इस टाइट्रेशन मेथड में क्या हो रहा है, एक हम किसका टाइट्रेशन कर रहे हैं, सबसे पहले एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का। कैसे, नाइट्रस एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्ट कराते हैं इन सितु बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इन एसिटिक मीडियम, तो ये क्या बनाता है, डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है। अब डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया तो इस रिएक्शन के लिए ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। ये रिएक्शन कैसी है, क्वांटिटेटिव है। और अगर सुटेबल टेम्परेचर कंडीशन को हम मेंटेन करते हैं तो एंड पॉइंट कहां डिटेक्ट करता है, जब एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्सेस नाइट्रस एसिड आता है तो मतलब वहां पे क्या होता है, एक एंड पॉइंट हमें मिल जाता है। और उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमेट्रिकली भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड को और हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन कहते हैं या फिर नाइट्राइट टाइट्रेशन कहते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट का यूज कर रहे हैं हम लोग एज अ टाइट्रेंट। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सल्फोनामाइड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सल्फोनामाइड क्या कर रहा है, जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब हमने इसकी टाइट्रेशन कराई इस ड्रग की तो इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड और NaNO2HCl बिलो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो यहाँ क्या बन के आया, डाइएजोनियम सॉल्ट बन के आया। ठीक है, तो ये क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, टाइट्रेशन प्रोसेस है जिसमें डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइएजोनियम टाइट्रेशन कहते हैं या फिर
डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन कहते हैं या फिर सोडियम नाइट्रेट टाइट्रेशन कहते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब प्राइमरी अमीन क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम, तो वो क्या बनाते हैं, डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, साथ में सोडियम क्लोराइड और वाटर रिलीज करते हैं। ये रिएक्शन किसमें हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है, मतलब सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, अमीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए सोडियम नाइट्राइट को हम अमीन सॉल्यूशन में जब ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो जो अमीन और नाइट्रस एसिड रिएक्ट करके नाइट्रोसामीन बनाते हैं वो टॉटरमाइज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट होता है, डायजोनियम सॉल्ट में। ये क्या बना है यहाँ पर, एक नाइट्रोसामीन बना है। नाइट्रोसामीन पहले बनेगा, नाइट्रोसामीन बनने के बाद में क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी में क्या है, देखिए जब सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस एसिड बनते हैं। ठीक है, NaNO2 सोडियम, ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किए तो नाइट्रस एसिड बना और सोडियम क्लोराइड बना। अब जो नाइट्रस एसिड बना है वो डायजोनियम सॉल्ट में वो क्या करता है, रिएक्ट करता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ में। एरोमेटिक अमीन्स के साथ में क्या होता है, जो एक्सेस होता है नाइट्रस एसिड वो रिमूव होता है। कैसे, बाय एडिंग अमोनियम सल्फामेट सॉल्यूशन। कैसे, बाय एडिंग अमोनियम सल्फामेट सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, एक्सेस नाइट्रस एसिड को रिमूव कराते हैं। एंड पॉइंट को हम कैसे मार्क करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्च आयोडाइड का पेपर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टार्च आयोडाइड का पेपर यूज करते हैं, जिसको हमने स्टार्च म्यूसलेज और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डिप करके बनाया है। ठीक है, तो ये क्या था, ये इंडिकेटर था। इंडिकेटर इसमें क्या होता है, स्टार्च आयोडाइड पेपर होता है। क्या होता है, स्टार्च आयोडाइड पेपर होता है, जिसको हमने कैसे बनाया है, स्टार्च म्यूसलेज और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डिप करके बनाया है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए हमारे पास मेथड्स क्या क्या है। मेथड्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट और दूसरा है अदर मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जो ड्रग है जिसके पास अमीनो ग्रुप है उसको हम रिएक्ट कराते हैं एसिड सॉल्यूशन में, तो जो ऑब्टेन सॉल्यूशन है फिर उसको हम आइस वाटर बाथ में रख देते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर है। अब जो कूल सॉल्यूशन है उसको हम टाइट्रेट करते हैं सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन के साथ में, और एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट होता है, कई सारे मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, इसमें इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, देखिए नाइट्रस एसिड जो है उसको हम एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रस एसिड को हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं टाइट्रेशन सैंपल में, और जब बैक टाइट्रेट कराते हैं दूसरे टाइट्रेंट के साथ में, मतलब इसमें हम बैक टाइट्रेशन करा रहे हैं, तो जो इनसॉल्युबल डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो भी टाइट्रेट हो जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। अदर मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जब डाइएजो ऑक्साइड बनता है तो उसको हम जो डाइएजो ऑक्साइड बना है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, डाइएजो कंपाउंड से ज्यादा है। ठीक, तो जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हम कोई और तीसरा मेथड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन मेथड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, ग्रेविमेट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, जो अपरेटस होता है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लीजिए। इसमें क्या क्या होता है, एक 200 ml का बीकर हमें चाहिए जो कि ये है, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स चाहिए 1.5 सेंटीमीटर के, जो एक दूसरे से 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है, और उनका सरफेस एरिया क्या है, 0.5 से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तक का है। फिर उसमें एक मैग्नेटिक स्टिरर होता है, एक 1.5 वोल्ट का ड्राई सेल होता है, वेरिएबल पोटेंशियोमीटर होता है, और एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन है किसका, जो एपरेटस यूज होता है डाई एजोटाइशन रिएक्शन के लिए। अब स्टेप्स देख लीजिए क्या है, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सल्फोनामाइड के एसए में 0.5 ग्राम सल्फोनामाइड लेते हैं, या फिर जितनी क्वांटिटी हमारे मोनोग्राफ में मेंशन है उसमें हम 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 50 ml वाटर ऐड करते हैं। फिर उसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं और कूल करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस पे। फिर इलेक्ट्रोड्स को हम सॉल्यूशन में ड्रिप करते हैं और कितना वोल्टेज, 50 मिलीवोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जिससे कि पोलराइजेशन हो जाए। फिर टिप ऑफ ब्यूरेट को हम कहा रखते हैं जस्ट बिलो द सॉल्यूशन सरफेस, जिससे कि कोई भी ऑक्सीडेशन ना हो सोडियम नाइट्राइट का। ठीक है, अब जेंटल स्टीयरिंग करते हैं सॉल्यूशन की, इसको कंटिन्यूअस स्टीयरिंग देते हैं किसके थ्रू, मैग्नेटिक स्टीयर के थ्रू। जिससे क्या होता है, ये किस लिए करते हैं हम लोग, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से नीचे बना रहे। फिर टाइट्रेशन को हम क्या करते हैं, या आइदर मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक टाइट्रेटर से भी कर सकते हैं। मैनुअल मेथड में हम टाइट्रेंट जो है सोडियम नाइट्राइट उसको स्लोली ऐड करते हैं, जब टाइट्रेशन क्या होता है, विद इन 1 ml ऑफ एंड पॉइंट। ठीक, मतलब 1 ml होता है एंड पॉइंट पे, तो 0.1 ml पोर्शन ऐड होते हैं धीरे धीरे कुछ टाइम इंटरवल पे। जब अच्छा, गैल्वेनोमीटर नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है, जब तक क्या होता है, एंड पॉइंट में मिल नहीं जाता, मतलब गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती रहेगी, एक पोजीशन पे नहीं रुकेगी। फिर जब एंड पॉइंट आ जाता है सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंस में, स्लाइस एक्सेस अमाउंट की प्रेजेंस में, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड डीपोलराइज हो चुके होते हैं, करंट फ्लो करता है और नीडल क्या करता है, एक परमानेंट डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड पॉइंट हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो मेथड क्या हो गया, स्टार्च आयोडाइड पेपर का यूज करके, हम एक्सटर्नल इंडिकेटर का यूज करके। दूसरा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को डिप करके सॉल्यूशन में, जिससे कि हमें क्या होगा, एक डेड स्टॉप पॉइंट आएगा, एक
डेड स्टॉप पॉइंट आएगा, या फिर जहां एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। या फिर पोटेशियम आयोडाइड को हम नाइट्रस एसिड के साथ में अगर ऐड कर दें तो भी हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या है डायजोटाइजेशन रिएक्शन के। हम इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट के एस्टिमेशन में। सोडियम 0.1 मोलर सोडियम नाइट्राइट का देखिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हम 7.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट ले रहे हैं, उसको वे कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं डिस्टिल वाटर में। फिर जो डिसोल्यूशन के बाद वॉल्यूम बना उसको हम 1 लीटर तक मेकअप कर रहे हैं, 1000 ml तक उसकी वॉल्यूम मेकअप कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन को में एसिडिक बना रहे हैं, जिससे वो क्या बने, नाइट्रस एसिड बना दे। अब ये एसिड क्या करता है, प्राइमरी अमीनो ग्रुप जो है सल्फोनामाइड का, वो उसके साथ में एक क्वांटिटेटिव रिएक्शन अंडरगो करता है और क्या करता है, अनस्टेबल नाइट्राइट बना देता है, जो डिकम्पोज हो जाता है अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट में। जो सॉल्ट फर्दर डिकम्पोज करके क्या बनाता है, ये सॉल्ट फर्दर जब डिकम्पोज होगा तो वो फिनॉल प्रोडक्ट बनाएगा। अगर रिएक्शन मिक्सचर को रिएक्शन जो मिक्सचर है उसको उसकी कंडीशंस को हमने 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में नहीं रखा। अब फिनॉल प्रोडक्ट जो बना है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो देखिए यहाँ पे नाइट्रस एसिड था, HCl था, HNO2 नाइट्रस एसिड बना। फिर सल्फोनामाइड था, यहाँ पर सल्फोनामाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से कैलकुलेट करके इसकी वैल्यूज निकाल ली। अब देखिए प्रोसीजर क्या होता है, अगर 0.5 ग्राम सल्फोनामाइड हम सबसे पहले वे करते हैं, सल्फानिलामाइड हम वे करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं एक बीकर में, जो फिर उसमें 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 50 ml डिस्टिल वाटर डालते हैं। फिर उसकी स्टीयरिंग करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और कूल कर देते हैं 15 डिग्री सेल्सियस पे। कहां रख के, एक आइस बाथ पे। फिर 25 ग्राम आइस को क्रश करके फिर ऐड करते हैं, जिससे सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन में, और फिर उसकी स्टीयरिंग करते हैं। स्टीयरिंग कैसी, विग्रस स्टीयरिंग। फिर टाइट्रेशन को स्टॉप करते हैं, जैसे ही ग्लास रॉड डिप करते हैं और टाइट्रेटेड सॉल्यूशन एक डिस्टिंक्ट ब्लू रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कब, जब हम उसको एक स्टार्च आयोडाइड पेपर से टच करा देते हैं। अब टाइट्रेशन को हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है और एंड पॉइंट डिटेक्ट हो गया तो जो मिक्सचर होता है उसको हम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, 1 मिनट के लिए। अच्छा, इससे क्या निकल के आया, जो 0.01722 ग्राम ऑफ सल्फानिलामाइड है उसमें क्या है, 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम नाइट्राइट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, मेंथॉल का, हम मतलब इसी से हम और क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी हम इसका एस्टिमेशन करते हैं, सल्फोनामाइड्स का, देन बेंजोइक एसिड का एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी ड्रग्स हैं, जैसे क्लोरफेनेरामिन है, डोपामिन है, प्रोकेन है, एम्फेटामिन है, फिर एफेड्रीन है। इन सब का हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन के यूज से हम क्या कर सकते हैं, इन सर्टेन ड्रग्स का, बेसिक ड्रग्स का क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी अमीन ग्रुप होगा वो डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी से जब वो कन्वर्जन पूरा हो जाएगा तो हम उसको या तो इलेक्ट्रिकल मेथड से या फिर स्टार्च आयोडाइड पेपर का यूज करके एंड पॉइंट का पता कर लेंगे। ये था हमारा डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन का एक पूरा ओवरव्यू जो आपको पढ़ना है। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप जो लेक्चर वीडियोस हैं उसमें जाइए। इसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जो हमारे गूगल प्ले बुक्स में ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अपना मॉड्यूल 4 या फिर यूनिट 4 जो हमारे पीसीआई सिलेबस में दिया हुआ है, वो क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, प्रेसिपिटेशन, अर्जेंटोमेट्रिक, ये सारे पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, रिडॉक्स टाइट्रेशन देखना है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, देखो जो ये टॉपिक है रिडॉक्स टाइट्रेशन का, ये रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडॉक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा टाइट्रेशन प्रोसेस जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन टाइट्रेशन द रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर एनालिसिस एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सेशन में हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, एनालिसिस के लिए। ठीक है, अच्छा रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज डिफाइंड एज, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, वो एटम या मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, जब वो वही मॉलिक्यूल एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन को और हम क्या नाम देते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन नाम देते हैं। ठीक, अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हम कहां पे यूज कर रहे हैं, हम एक रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक ऐसा टाइप का टाइट्रेशन जो कि रिएक्शन इन्वॉल्व कर रहा है, किसका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
इन्वॉल्व कर रहा है सैंपल्स का, कुछ सर्टेन केमिकल स्पीशीज का, तो इस टाइट्रेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन। मतलब एक ऐसा टाइट्रेशन जिसमें सैंपल का जो एनालिसिस हो रहा है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज करके हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। ठीक है, ये था इंट्रो के रिडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन समझने के बाद में हम ये समझे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, मतलब एक कोई एटम है जो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, अगर गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन होगा। अच्छा, अब कुछ एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या, उनके एग्जाम्पल देखिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब जो रिडक्शन कराते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, फेरस सल्फेट, टाइटेनियस सल्फेट, सोडियम आर्सेनाइट, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, परमैग्नेट, ब्रोमेट, आयोडेट, लेड डाइऑक्साइड, पोटेशियम पर आयोडेट और अदर एग्जांपल्स जो है वो सब क्या है, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हमें इसमें यूज क्या है, जैसे कि हम अगर कोई टेस्ट लगा रहे हैं या फिर कोई एनालिसिस प्रोसेस लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, ये एनालिसिस प्रोसेस हमें कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, थ्रू दिस हम कैसे करा सकते हैं, रिडक्शन कैसे करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे करा सकते हैं उसमें, थ्रू दिस रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन का प्रिंसिपल होता है कि दे इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एटम एंड मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, दो एटम से एक एटम के से मॉलिक्यूल निकलता है और दूसरे एटम के उसमें चला जाता है। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ एटम्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये इसका प्रिंसिपल है। ये रिएक्शन क्या रिजेंबल करती है, एसिड बेस रिएक्शन से। अच्छा, एसिड बेस रिएक्शंस में भी क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, तो ये उसी से रिजेंबल करती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या इन्वॉल्व कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, कॉपर मॉलिक्यूल, कॉपर का एटम है, कॉपर के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। इसने कौन सा प्रोसेस शो किया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो किया, कौन सा, ऑक्सीडेशन शो किया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन यहां पे हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, क्यों, क्योंकि इसने कॉपर यहां से कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। ठीक है, वही रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, तो वो रिडक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए। पहला तो सेल्फ इंडिकेटर्स, बेस्ड ऑन, मतलब ये किस पे बेस्ड है, एडिशन ऑफ इंडिकेटर। जो इंडिकेटर्स ऐड किए जाते हैं, तो सेल्फ इंडिकेटर मतलब ऐसे इंडिकेटर्स, ये कौन से इंडिकेटर्स हैं जो टाइट्रेंट इटसेल्फ, मतलब जो टाइट्रेंट होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। जब एंड पॉइंट आता है तो वो टाइट्रेंट क्या करता है, एक इंटेंस कलर डेवलप करता है, उसी से हमें पता चलता है कि क्या है, हमारा एंड पॉइंट आ गया, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि पोटेशियम परमैग्नेट है, ये क्या होता है, पिंक से कलरलेस में चेंज हो जाता है जब इसका एंड पॉइंट आता है। वही आयोडीन क्या होता है, ब्राउन से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है एंड पॉइंट पे। तो ये कौन से इंडिकेटर्स हैं, ये सेल्फ इंडिकेटर्स है, मतलब जो खुद ही टाइट्रेंट भी हैं और इंडिकेटर्स भी हैं। देन इंटरनल इंडिकेटर्स में कौन से आते हैं, ये कौन से इंडिकेटर्स हैं, इनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं रिएक्शन मिक्सचर में ड्यूरिंग टाइट्रेशन। जैसे कि फिनेंथ्रोलिन ब्लू है और मिथाइलिन ब्लू है, ये क्या है, ये इंडिकेटर्स है, कौन से, इंटरनल इंडिकेटर्स जो हम यूज कर रहे हैं। देन एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सटर्नली, या तो किसी ग्रूव टाइल के थ्रू, या फिर उसको हम मिक्स करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इंडिकेटर में। ठीक, इसके एग्जांपल क्या है, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है जिसमें फेरस आइंस प्रेजेंट है। ये क्या करता है, प्रूशियन ब्लू कलर देता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड सॉल्यूशन में। ठीक है, अब नेचर ऑफ इंडिकेटर के बेसिस पे हम या तो मेटल, 2 क्लासेस में इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, मेटल ऑर्गेनिक एंड फ्री ऑर्गेनिक, जिसका एग्जांपल है फिनेंथ्रोलिन और मिथाइलिन ब्लू। देन बेस्ड ऑन डिपेंडेंस, पीएच के ऊपर डिपेंडेंट, पीएच इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स और पीएच डिपेंडेंट इंडिकेटर्स। देन इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर एंड पॉइंट डिटेक्शन के बेसिस पे हम इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई किया हमने, क्या कहा उनको, कौन कौन से होते हैं, एक कंडक्टोमेट्री एनालिसिस में जैसे जो हम यूज कर रहे हैं कंडक्टिविटी सेल है वो। ठीक है, ये क्या था, इंस्ट्रूमेंटल मेथड था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं जो हम यूज करते हैं जनरली रिडॉक्स टाइट्रेशंस में।
देन इंडिकेटर सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या रहता है? पहला, एक आइडियल इंडिकेटर के जो नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं कि एंड पॉइंट आने पे वो कलर चेंज करे, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट आने पे वो कलर चेंज शो करे। अब रिवर्सिबल और फास्ट कलर चेंज शो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिडक्शन रिएक्शन हो जा रही है फिर उसके बाद वो काफी टाइम बाद क्या कर रहा है, अपना एंड पॉइंट शो कर रहा है, इक्विवेलेंट पॉइंट शो कर रहा है। अगर टाइट्रेशन फिजिबल है तो लार्ज चांस, मतलब पोटेंशियल चेंज होने में एक लार्ज चांस है कि एंड पॉइंट जो आ रहा है वो बहुत बाद में आए, तो इंडिकेटर कलर तभी शो करे, कलर चेंज तभी शो करे जब ये एंड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की कि रिडॉक्स टाइट्रेशन कहां पे काम आते हैं। फिनॉल की डिटर्मिनेशन में, आयरन जब लिमोनाइट के साथ में प्रेजेंट होता है तो उसके डिटर्मिनेशन में भी काम आते हैं। देन और भी है, जैसे कि कैल्शियम आयंस का लाइमस्टोन में जब प्रेजेंट होता है तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बताने के लिए, पायरोल्यूसाइट का कंसंट्रेशन बताने के लिए, क्रोमियम आयन का कंसंट्रेशन क्रोमेट में, फिर मेटल्स का डिटर्मिनेशन, ऑक्सीजन का डिटर्मिनेशन एंड एलिमेंटल स्टेट का भी डिटर्मिनेशन करने में ये हमको हेल्प करता है। अब इसमें देखिए आपको टाइट्रेशन जो पढ़ने हैं वो आपको पढ़ने हैं, जो मेन दो होते हैं ये होते हैं टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। आयोडीन के जो टाइट्रेशन होते हैं वो हम मेनली किससे करते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं, जो कि है आइडोमेट्री एंड आइडीमेट्री। ये इस चैप्टर से अलोन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी स्टेट हो, कहीं भी हो, पीसीआई सिलेबस में इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है आइडोमेट्री एंड आइडीमेट्री। तो आइडीमेट्री की पहले बात करते हैं। आइडीमेट्री क्या कह रहा है, एक ऐसा टाइट्रीमेट्रिक मेथड, एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन मेथड, रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड जिसमें स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन को हम यूज कर रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व है गिवन सॉल्यूशन में। इसी को हम क्या कह रहे हैं, आइडीमेट्री। इसमें हमने क्या किया, देखो स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया, किस लिए, हमने उस अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन बताने के लिए जो कि डिसॉल्व है, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है, देखिए अब इसमें हम करते क्या है, आइडीमेट्री में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि आइडीमेट्री क्या है और आइडोमेट्री क्या है। तो आइडीमेट्री में आयोडीन का टाइट्रेशन अकेले होता है, मतलब एक बार टाइट्रेशन होगा, और आइडोमेट्री में 2 बार होगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन रहती है वो कैसी रहती है, आइडोमेट्री में प्रोसीजर जो होता है, जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब ये किस लिए यूज होता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि आर्सेनाइड्स। अगर आर्सेनाइड्स की बात करें तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइडीमेट्री का यूज कर सकते हैं। आइडीमेट्री टाइट्रेशन को और कहां यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का यूज कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन है। इसमें इनडायरेक्ट मेथड है तो मतलब इसका हम क्या करेंगे, बैक टाइट्रेशन के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे, बैक टाइट्रेशन के थ्रू हम इसको करेंगे, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देखिए, अगर प्रोसीजर की बात करते हैं आइडीमेट्री के, तो वो क्या होता है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फ्लास्क है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में क्या ले लेते हैं। देखिए आइडीमेट्री करने के लिए जो मेथड रहता है वो क्या है, पहला तो है डायरेक्ट टाइट्रेशन विद आयोडीन। डायरेक्ट टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मल टाइट्रेशन करा रहे थे, ऊपर उसमें क्या ले लिया ब्यूरेट में, या तो रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, और कॉनिकल में क्या ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, या फिर इसका रिवर्स भी करके हम टाइट्रेशन करा सकते हैं, ठीक। तो इससे एक तो हम पता कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरे मेथड में हम इसको रेसिडुअल टाइट्रेशन मेथड से कर सकते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ आयोडीन लेके उसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ में टाइट्रेट करा दे, और टाइट्रेट करा के हम फिर उसमें एंड पॉइंट देखें। एंड पॉइंट हम कैसे देखेंगे, स्टार्च सॉल्यूशन से देखेंगे, ठीक। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने आयोडीन लिया, आयोडीन को हमने किस में लिया, एक्सेस, ठीक है। आयोडीन हमारा किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है, और एक्सेस में प्रेजेंट होने के साथ में जब ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, Na2S2O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, क्या दे रहा है, कलर हमें कलर दे रहा है वॉयलेट टू कलरलेस कलर दे रहा है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इंडिकेटर। किसका, स्टार्च इंडिकेटर की वजह से ये क्या दे रहा है, ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, ये आइडीमेट्री थी। अब आइडोमेट्री पे आते हैं। आइडोमेट्री क्या है, आइडोमेट्री एक ऐसा टाइट्रेशन मेथड है जिसमें सैंपल क्या कर रहा है, इन विच द सैंपल इज रिएक्टेड विद अनदर रिएजेंट कंटेनिंग आयोडाइड एंड एडेड इन एक्सेस। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, उस एक ऐसे सैंपल का टेस्ट कर रहे हैं जिसमें आयोडीन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसमें हम क्या कर रहे थे, आइडीमेट्री में हम उसमें स्टैंडर्ड आयोडीन को लेके टेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो सैंपल जिसके पास आयोडीन है हम उसको लेके टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन से आयोडीन लिबरेट होती है,
जो कि किससे हम टाइट्रेट करते हैं, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से। इन जो ये टाइट्रेशन हम करते हैं उसमें क्या होता है, आयोडीन लिबरेट होती है केमिकल रिएक्शन से, और उसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड के साथ टाइट्रेशन करेंगे। मतलब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बैक टाइट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। आइडोमेट्री में भी हम क्या करा रहे हैं, बैक टाइट्रेशन करा रहे हैं। बैक टाइट्रेशन में हमने क्या किया, पहले जो हमने सैंपल के साथ रिएक्शन कराया तो उसमें क्या था, आयोडाइड था, तो वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आयोडीन लिबरेट किया, तो हमने उसको सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या किया, स्टैंडर्डाइज करवा दिया या फिर टाइट्रेट करवा दिया। फिर हमने जो आयोडीन एक्सेस लिबरेट हुई थी उसको किससे टाइट्रेट करवाया, पोटेशियम आयोडाइड से टाइट्रेट करवाया। तो ये कौन सा प्रोसेस था हमारा, ये प्रोसेस था आइडोमेट्री का, ठीक है। अब आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ये जो पोटेंशियल सिस्टम है वो वेरी हाई नहीं होना चाहिए। दूसरा, टाइट्रेशन जो हो रहा है उसे कोल्ड कंडीशन में कराना है, हमें बहुत ही कोल्ड कंडीशन में कराना है। क्यों, बिकॉज जो स्टार्च है वो सेंसिटिव है और रिड्यूस हो जाता है, ठीक। एक स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन में ये क्या हो जाता है, स्टार्च जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, या फिर आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब देखिए यहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यूज करना है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑक्सीडेंट और आयोडीन आयंस के बीच में वो बहुत स्लो है, इसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और एसिड लेना है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी किसके लिए, क्या कराने के लिए, हमारा रिएक्शन कराने के लिए आइडोमेट्री में, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस थी, आइडो एंड आइडीमेट्री, जिसमें जो हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर आती है। तीसरी है ब्रोमामेट्री। ब्रोमामेट्री में क्या होता है, इसमें हम ऐसे करते हैं, ब्रोमामेट्री में हम ऐसे करते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का, जैसे मेफेनिसिन है, ड्रग फेनॉल और सोडियम सैलिसिलेट है, पोटेशियम ब्रोमेट है, इनको हम क्या करते हैं, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। आइए हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऐसे के लिए 2.784 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, किसमें, एक बीकर में लेते हैं, उसको सफिशिएंट डिस्टिल वाटर में डालते हैं। अब सॉल्यूशन जो आता है हमारे पास उसको हम क्वांटिटेटिवली ट्रांसफर करते हैं 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन हम किससे करते हैं, पोटेशियम ब्रोमेट सॉल्यूशन से का 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट से। इसके लिए हम 30 ml 0.1 नॉर्मल पोटेशियम ब्रोमेट लेते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं 250 ml आयोडीन फ्लास्क में। 3 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, 3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर कंटेंट को हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि वो सेटल हो जाए। फिर जो आयोडीन लिबरेट हुई उसको हम 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट कराते हैं। फिर उसमें कैसे, उसमें 3 ml हम क्या डालते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक, और साथ ही साथ एक ब्लैंक रन कराते हैं। ये क्या था, ये हमारे 3 प्रोसेस थे रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर। एक था आइडोमेट्री, दूसरा था आइडीमेट्री और तीसरा था ब्रोमामेट्री। ये 3 जो है वो मेनली पूछे जाते हैं, बाकी आप बुक से पढ़िए, और अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप वीडियो में के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वो आपको वीडियो दिया जाएगा बना के, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं हमारा यूनिट 5 बुक रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, यूनिट 5 का पहला टॉपिक कौन सा है, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टाइट्रेशन पढ़े, कौन कौन से मेथड्स पढ़े, अभी हमने देखा, हमने सबसे पहले एसिड बेस देखे, एसिड बेस के बाद में हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री देखी, देन ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशंस देखे, देन डायजोटाइजेशन देखा, देन रिडॉक्स देखा। अब हम एक जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ टाइट्रेशन होता है उसके अंदर हम देखने जा रहे हैं कौन सा, कंडक्टोमेट्री या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो ये देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होते हैं। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के ऊपर सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस ऐसे टाइट्रेशन, ऐसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होते हैं जिनमें हम एंड पॉइंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूजिंग कंडक्टेंस। हमने अभी तक जो टाइट्रेशंस पढ़े उनमें डिफरेंस क्या था, या तो प्रोसेस का डिफरेंस था या तो उसमें एंड पॉइंट इंडिकेटर्स का डिफरेंस था। सेम इसमें भी है, इसमें क्या है, ये एसिड बेस्ड रिएक्शंस है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस है, जिनका एंड पॉइंट हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस, और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस कह रहे हैं, ठीक है। इन टाइट्रेशंस को हम और किसके लिए यूज कर सकते हैं, एसिड बेस के अलावा हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब साइंस की फील्ड में जो ये क्या थी कंडक्टोमेट्री, ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक आई, जिस मतलब पहली टेक्निक थी जिससे हम टाइट्रेशन कर पा रहे थे या आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे थे सब्सटेंसेस का, ठीक। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कंडक्टोमेट्री का प्रिंसिपल जो बेसिस है इसके काम करने का, वो क्या है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन प्रोसेस कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, कि जब टाइट्रेशन प्रोसेस होता है तो जब टाइट्रेशन प्रोसेस होता है तो एक आयन क्या करता है, वो दूसरे आयन से रिप्लेस हो जाता है। क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, और रिप्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, उनकी आयनिक कंडक्टिविटीज भी चेंज होती हैं। क्या होती है, आयनिक कंडक्टिविटी चेंज होती है, और वो आयनिक कंडक्टिविटी जब चेंज होती है तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे जाता है सेल की। और जो ये चेंज हो रहा है
ये जो कंडक्टेंस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में चेंज हो रहा है, इसी को हम मेजर करते हैं और हमें अपना एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं, मतलब यही हमारा एंड पॉइंट होता है, उसी को हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये था इंट्रोडक्शन जो हमारा कंडक्टोमेट्री के अंडर होता है। अब देखिए कंडक्टोमेट्री में और की थ्योरी में क्या है कि थ्योरी ऑफ कंडक्टोमेट्री स्टेट्स दैट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ सर्टेन कंपाउंड सच एज कोलाइड्स। अब कोलाइड्स या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके पास आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कंडक्टोमेट्री, क्या स्टेट कर रहा है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिविटी। किसके थ्रू डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कंडक्टिविटी के थ्रू। किसकी कंडक्टिविटी, जो आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप है या फिर उनकी, या फिर जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि कोलाइड्स। ठीक, ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो आयनाइजेबल होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे, एसिडिक नेचर के होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं एज अ टाइट्रेंट। मतलब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्यूरेट में क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं या फिर एक एल्कली लेते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बनाते हैं, जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशंस करते हैं आयंस का, तो ये इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व रहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब अभी मैंने बताया कि आयंस के रिप्लेस होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज होती रहेगी। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज होगी उसी को हम मेजर करते हैं और फिर बताते हैं कि कौन सा सैंपल हमारा है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो बुक में दी हुई है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए यूज हो रही है। ठीक, अच्छा अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें कंडक्टिविटी सेल का इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है। तो उसके लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक डिपिंग सेल होता है, एक बीकर होता है सुटेबल साइज का, और एक मैकेनिकल स्टीयरिंग डिवाइस होता है। ये तीन चीजें हमें चाहिए किसके लिए, कंडक्टिविटी सेल के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें देखिए क्या रहता है, पहला कंडक्टिविटी मीटर रहता है। कंडक्टिविटी मीटर क्या है, देखिए जब हम एआई नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हैं, आई सप्लाई करते हैं दो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो कि एक सॉल्यूशन में रखा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, कंडक्टिविटी मीटर रखा होता है। ठीक है, वो कंडक्टिविटी मीटर ही हमें हेल्प करता है इस एआई ये ऑल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करने में। ठीक है, इसी जो करंट हम अप्लाई कर रहे हैं इसी को हम और क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल। तो बोथ करंट और पोटेंशियल क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं क्या मेजर करने में, कंडक्टेंस। मतलब जो करंट है और जो वोल्टेज है, या फिर कह लो जो पोटेंशियल है और करंट है, वो दोनों ही हमें क्या कर रहे हैं, कंडक्टेंस को मेजर करने में हेल्प कर रहे हैं। और ये सब किसके थ्रू हो रहा है, कंडक्टिविटी मीटर के थ्रू हो रहा है। अच्छा, कंडक्टिविटी को हम कैसे लिखते हैं, जो सेल कांस्टेंट होता है इनटू कंडक्टेंस। ठीक है, अब कंडक्टिविटी सेल की बात करते हैं। कंडक्टिविटी सेल क्या है, देखिए कुछ टाइप के कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं, जैसे कि पहला है हमारा टू पोल सेल। टू पोल सेल का मतलब होता है इस सेल में क्या होगा, जो रिजल्टिंग वोल्टेज मेजर किया जाएगा जब एक एसी करंट अप्लाई होता है, तो वो दो पोल्स के बीच में अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, दो पोल्स के बीच में, मतलब एक पोल ये है एक पोल ये है, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको, जो कंडक्टिविटी डिफरेंस है, उसको मेजर करेंगे किसमें, टू पोल सेल में। ठीक, ऐसे ही फिर आगे हम जब देखते हैं तो टू पोल सेल के बाद आता है थ्री पोल सेल, टू पोल सेल के बाद आता है थ्री पोल सेल। थ्री पोल सेल में क्या हो रहा है, थ्री पोल सेल में इस सेल के पास एडवांटेज है कि इसके पास थर्ड पोल है। ठीक है, जिससे क्या होता है, फील्ड लाइंस को हम गाइड कर सकते हैं, कंफाइन कर सकते हैं ऑप्टिमली। ठीक, अब ये क्या लिमिट करता है, लेकिन ये डिस्पर्जन को लिमिट कर देता है। ठीक, जो चार्ज डिस्पर्जन है, जो कंडक्टिविटी डिस्पर्जन है, इसको ये क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। और किस पे इंफ्लुएंस डालता है, मेजरमेंट प्रोसीजर पे। जैसे कि अगर बीकर वॉल्यूम है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, पोजीशन ऑफ सेल जो है बीकर में वो भी इफेक्ट डालेगा, जिसे हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं। तो ये क्या है, थ्री पोल के एडवांटेज तो है, ये टू पोल में जो हमें प्रॉब्लम हो रही है उसको ओवरकम करता है, लेकिन इसके और भी डिसएडवांटेजेस, जैसे फील्ड इफेक्ट आ रहा है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। हाउएवर, जब हम फोर पोल सेल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, फोर पोल सेल में क्या होता है, इस सेल में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है, या फिर हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होता है बिटवीन इनर रिंग्स। जो इनर रिंग्स होती है उनके अंदर क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। मतलब इसके बीच में एक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कैसे, हम क्या करते हैं, आउटर रिंग में भी करंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आउटर रिंग में प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फिर अगला क्या है, प्लेटिनाइज सेल है। प्लेटिनाइज सेल में क्या होता है, देखो पोलराइजेशन एंड मेजरमेंट एरर, जो पोलराइजेशन एंड मेजरमेंट एरर है वो हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, अगर हम सेल पोल्स को क्या कर दें, उसकी कोटिंग कर दें, किससे, प्लेटिनम ब्लैक से। अगर हम प्लेटिनम ब्लैक से इसकी कोटिंग कर दें इलेक्ट्रोड्स की, तो ये प्रॉब्लम पोलराइजेशन की मिनिमाइज हो सकती है। अच्छा, ये कैसे होता है,
प्लेटिनम ब्लैक कोटिंग जो होती है वो क्या करती है, पोल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिससे कि करंट डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और फिर क्या होता है, उससे पोलराइजेशन इफेक्ट मिनिमाइज होता है। अब इसी के रिजल्ट में क्या होता है, सेल कांस्टेंट जो होता है वो लीनियर होता है और टुवर्ड्स हायर कंडक्टिविटी रेंज रहता है 2 से 3 डिकेड तक। ठीक है, ये क्या था, ये था प्लेटिनाइज सेल। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद फ्लो थ्रू सेल है। ठीक, फ्लो थ्रू सेल में क्या होता है, फ्लो थ्रू सेल में आपका इस सेल को हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ स्मॉल सैंपल वॉल्यूम। अब ये स्मॉल सैंपल वॉल्यूम के लिए यूज होता है। फिर इसमें क्या है, यूज ऑफ फ्लो सेल इज एसेंशियल इफ मेजरमेंट इज टू बी परफॉर्म इन प्योर वाटर। अगर हम प्योर वाटर ले रहे हैं जिसमें आयंस नहीं प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसमें फ्लो थ्रू सेल चाहिए होता है। इसमें मेजरमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्लोज लिक्विड सिस्टम जो कि एयर से प्रोटेक्टेड है उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, देन आप इसके बाद जो देखिए वो क्या है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में अभी तक जो आपने पढ़े, एसिड बेस टाइट्रेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। तो ये टाइट्रेशंस क्या थे, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने इसमें इंडिकेटर क्या यूज किया था, हमने इसमें इंडिकेटर यूज किए थे, इसके रिस्पेक्टिव केमिकल स्पीशीज यूज की थी। अच्छा, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो पूरा ग्राफ सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे इंडिकेटर चेंज हो जाता है। जैसे कि आप एसिड बेस टाइट्रेशन में जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से क्या हो रहा है, जब हम जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो इस टाइट्रेशन में हमने क्या लिया, 20 ml HCl सॉल्यूशन लेते हैं कंडक्टेंस सेल में। ठीक है, उसको थर्मोस्टेट में प्लेस कर देते हैं और उसकी कंडक्टेंस डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद 1 ml NaOH सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी कंडक्टेंस डिटरमाइन करते हैं। फिर जब हम ऐड करते हैं NaOH अपने HCl में, तब जो कंडक्टेंस आती है हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, उससे हमें ये ग्राफ मिलता है जिसका एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पर देखो, अगर दो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस हमको मिल रही हैं, ठीक है, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या है, एंड पॉइंट है। अगर कोई परपेंडिकुलर इंटरपोलेट हो रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है एंड पॉइंट पे, तो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो है रिक्वायर्ड के लिए हमें वो मिल जाएगी। हम यहां से मतलब क्या करें, परपेंडिकुलर डालें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, वॉल्यूम मिल जाएगी किसकी, टाइट्रेंट की। ऐसे ही बाकी के जो रिएक्शंस है, बाकी के जो आपके टाइट्रेशन मेथड्स हैं, उसमें भी सेम चीज होती है। अब सेम चीज जैसे कि आप अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का करने जा रहे हैं तो उसका भी सेम होगा। देन आप क्या कर रहे हैं, अगर फर्दर और जो चीजें हैं उसको ले रहे हैं तो भी मतलब और जो टाइप्स हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो अलग अलग टाइप के टाइट्रेशन है उनमें। लाइक अगर इधर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का जो ग्राफ है, इसमें हमने क्या किया, सेम वही प्रोसेस अप्लाई किया, रिएक्शन करवाई, तो हमें ये ग्राफ मिला। ठीक है, इसमें भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, तो हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा। देन यहाँ पे शार्प फॉल जो हो रहा है कंडक्टेंस में, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H+ आयंस, क्योंकि H+ आयंस क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। देन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम देखें तो वो ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसमें शार्प राइज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एसिटिक एसिड है वो वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होके क्या करता है, क्या शो करता है, एक शार्प राइज शो करता है। फिर यहाँ पे देखिए पहले वीक एसिड और वीक बेस के केस में क्या होता है, पहले तो रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब रिएक्शन होना शुरू होती है तो फिर एक पॉइंट, सर्टेन पॉइंट तक जाती है, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। ये क्या थे, ये एसिड बेस टाइट्रेशन थे। ऐसे ही और जो बाकी के टाइप हैं, जैसे कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन है, जो आपके प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ये सब इसी के ऊपर बेस्ड है। तो जो आपने पढ़ा है अभी तक, ये सब उसी के अंदर आते हैं। अब हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के। इसमें देखिए बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स का क्या बताया था मैंने, ये होते हैं वीक एसिड्स, तो इनकी बेसिसिटी या एसिडिटी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए भी हम इस टाइट्रेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आगे देखिए हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की। कितनी डिग्री हाइड्रोलाइज हुआ है कोई कंपाउंड, वो भी हम किससे पता कर सकते हैं, इस मेथड से। जैसे एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं तो ये एक वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो जब ये हाइड्रोलिसिस इसकी कराते हैं हम, तो ये एक अनहाइड्रोलाइज सॉल्ट बनाता है, फ्री एसिड और फ्री बेस बनाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिग्री ऑफ जो हाइड्रोलिसिस है वो भी मेजर कर सकते हैं। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब अगर हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन ले रहे हैं, इसमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है उनको भी मेजरमेंट कर सकते हैं बाय मेजरिंग देयर कंडक्टेंस। देन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। देन आगे देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कितने इलेक्ट्रोलाइट्स
कितने जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे वो कितना डिसोसिएट हो रहे हैं, हम इसमें वो भी पता कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था किसका, ये एक पूरा रिवीजन था हमारे टॉपिक का किसका, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें आपने दो चीजें पढ़ी। एक आपने कंडक्टोमेट्री पढ़ी क्या होती है, दूसरा जो कंडक्टोमेट्रिक सेल होता है उसके बारे में पढ़ा। कंडक्टोमेट्रिक सेल के बाद में आपका तीसरा टॉपिक था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है पोटेंशियोमेट्री, उसके हमें पढ़ना है। उस पोटेंशियोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक रिवीजन में हमारा अगला टॉपिक क्या है, पोटेंशियोमेट्री है। पोटेंशियोमेट्री में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं फॉर इन द टाइट्रेशन प्रोसेस। हमने बताया था शुरू में जब मैं आपको एनालिसिस का स्कोप बता रहा था, तो मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का स्कोप होता है। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके कर रहे थे टाइट्रेशन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं या फिर ऐसे टाइट्रेशन कर रहे हैं जिसमें बेस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट का बेस है। इसमें होता क्या है, जनरली पोटेंशियोमेट्री में हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जिनके बीच में अप्लाई होता है, फिर जो चेंज आता है पोटेंशियल डिफरेंस में उसको ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और वही चेंज हमें बताता है कि क्या एंड पॉइंट हमारा आ गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो वही हमारा एक इंडिकेशन होता है कि टाइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं पोटेंशियोमेट्री क्या होती है। तो पोटेंशियोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइडेड दैट द फ्लो ऑफ करंट अमंग द इलेक्ट्रोड रिमेन्स एट ऑलमोस्ट जीरो करंट कंडीशन। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जनरली हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड सिस्टम होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड सिस्टम होता है। इलेक्ट्रोड सिस्टम में हमने दो इलेक्ट्रोड लेने हैं। ये क्या होते हैं, एक मेजरिंग डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। ये गैल्वेनोमीटर हो सकता है, एम्पियोमीटर हो सकता है, एमीटर हो सकता है, मतलब या फिर कोई पीएच मीटर हो सकता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, इन दोनों में हमने सेम सॉल्यूशन भर रखा है। ठीक है, इन दोनों में हमने क्या किया है, सेम सॉल्यूशन भर रखा है। सेम सॉल्यूशन मतलब अगर इसमें भी ये सॉल्यूशन है तो इसमें भी सेम सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब डिफरेंस क्या है इसमें, दोनों चीजों में डिफर क्या कर रहा है। देखिए, डिफर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसमें एक इलेक्ट्रोड जो मुझे लेना है, एक इलेक्ट्रोड जो मैं लेके चल रहा हूँ वो कौन सा होगा, ये वाला, ये मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं जिसमें एक रेफरेंस होगा, दूसरा टेस्ट इलेक्ट्रोड होगा, या फिर हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड है और ये टेस्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इसमें हम दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब जो ये दोनों सॉल्यूशंस है, सेम कंडक्टेंस है दोनों की, तो इनके बीच में जो जब हम टाइट्रेशन करेंगे, मतलब अगर मैं इसको एक और डायग्राम से आपको बताता हूं, मतलब अगर ये मेरा डायग्राम है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रोड्स दो रखे हुए हैं। ठीक है, ये एक डिवाइस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्यूरेट के थ्रू इसमें ये केमिकल गिरा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अभी क्या है, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस पे है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इंस्ट्रूमेंट में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर जब मैंने इसमें ब्यूरेट में से सॉल्यूशन गिराना शुरू किया तो यहाँ पर एक रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा आयंस के बीच में। तो उस ट्रांसफर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाएगा। जो सॉल्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें चेंज आ जाएगा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज है ये क्या बताता है हमको, ये हम किसमें मेजर करते हैं, पोटेंशियोमेट्री में मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियोमेट्री में मेजर करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये कब तक हम मेजर करेंगे, देखिए जब तक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस फ्लक्चुएट कर रहा है, डिवाइस में फ्लक्चुएशन हो रही है, तब तक हम क्या कहते हैं, रिएक्शन हो रही है। जहां पे वो फ्लक्चुएशन एक कांस्टेंट रेट पे आ जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्या बताता है कि वो हमारा क्या है, एंड पॉइंट है टाइट्रेशन का। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, और आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं। एक तो हमने क्या बताया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स का और टेस्ट इलेक्ट्रोड्स का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसमें आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल जो होता है एक इलेक्ट्रोड का, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एक्टिविटी ऑफ आयंस। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टिविटी या फिर कंसंट्रेशन पे, सॉरी, जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जब वो सॉल्यूशन किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि पोटेंशियोमेट्री क्या होती है। अब हम क्या देखेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल में क्या होता है, जब हम पोटेंशियोमेट्री परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो पोटेंशियोमेट्री परफॉर्म करने के टाइम पे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये क्या है, हमारा एक बीकर है जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। ठीक है,
तो दो इलेक्ट्रोड जो लगा रखे हैं तो इनके बीच में एक रेफरेंस है और दूसरा टेस्ट है। तो रेफरेंस का क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, ठीक है। और इसी पोटेंशियल जो रेफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी के रेफरेंस को लेके उसी के बेसिस पे ये जो टेस्ट वाला इलेक्ट्रोड है हमारा, ये क्या करता है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आएगा इस सॉल्यूशन में, जो इस सॉल्यूशन में डेल्टा पीडी आएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा, उसको मेजर करेगा और बताएगा कि हमारा एंड पॉइंट कहां पर आ रहा है। ये किसके बेसिस पे काम करता है, ये जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे हम नर्न्स इक्वेशन से दिखाते हैं, जो कि है ई नॉट प्लस आर टी एन एफ लॉग ए एम एम एन प्लस, ठीक है। तो ये क्या है, ये नर्न्स इक्वेशन होती है, 2 नंबर में आपसे पूछ ली जाती है। अब देखिए जो मेटल एम है उसके पास एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट वैल्यू है, या फिर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये किसमें होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में होता है, ठीक है। फिर जो टेस्ट इलेक्ट्रोड होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें, ये क्या हो गया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का सॉरी पोटेंशियोमेट्री का क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब थ्योरी में देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियोमेट्री में एक इलेक्ट्रोड डिप करते हैं जो कि हमारा कौन सा है, रेफरेंस है, और दूसरा कौन सा यूज करते हैं जो हमें एनालाइज करना है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरा जिससे हम एनालाइज करेंगे वो क्या हो गया, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हो गया, जो एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा वो कौन सा हो गया, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। और जैसा मैंने बताया दूसरे इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड नाम देते हैं। अच्छा, जब टाइट्रिन डालते हैं हम तो कंसेंट्रेशन जो होती है आयंस की सॉल्यूशन में वो चेंज होती है, और चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का वो क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है। तो चेंज होने की वजह से ये क्या करेगा, एक फ्लक्चुएशन शो करेगा। अब जो एंड पॉइंट होगा या इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो कैसे हमें पता चलेगा, एक शार्प ऑल्ट्रेशन आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। शार्प ऑल्ट्रेशन का मतलब या तो एक जगह पे फ्लक्चुएट हो जाएगा या फिर एक ही जगह से बहुत ही शार्पली वो बढ़ना या घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन ये क्या था, ये थ्योरी थी। बाकी थ्योरी आप इसमें देखिए। अब इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट कौन कौन सा, जब हम बात करते हैं एक पोटेंशियोमीटर की, तो एक स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर मीटर का जो डायग्राम होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जो एक पर्टिकुलर सेटअप होता है उसको आप देखिए, ये क्या है, हमारा एक आइडियल मतलब जो नॉर्मल हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं ये वो है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे एक एनोड है दूसरा कैथोड है, ठीक। इसमें क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड, ये क्या है, पोटेंशियोमेट्री का एक नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने लिए, मैंने कहा ये रेफरेंस है, ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे सेम सॉल्यूशन ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जब रन करा रहा हूँ, जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा, इस जो सॉल्यूशन सिस्टम है, जो ये सिस्टम है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाएगा, या तो ये इंक्रीज हो जाएगा या तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो चेंज आ रहा है यही मुझे क्या करना है, अब इसमें मेजर करना है, ठीक है। तो ये क्या था, ये डायग्राम था जिससे हम क्या समझ सकते हैं कि क्या होता है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, जो पोटेंशियोमीटर इसका सिमेट्रिक डायग्राम है, इसमें मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, यहाँ पे एक पीएच मीटर होना जरूरी है, मतलब जो सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए, एक पीएच मीटर होना चाहिए जिसकी स्केलिंग कितने में होनी चाहिए, मिलीवोल्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो एक पीएच मीटर चाहिए मुझे, इसके अलावा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है। तो 3 चीजें इसके लिए मेन रहती है, रिक्वायर्ड रहती हैं। अब अगर हमें ईएमएफ मेजर करना है, ठीक है, अगर हमें ईएमएफ मेजर करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट को भी ऐड करना पड़ेगा 1 से 5 ml तक, ठीक। कब तक, जब तक को हमें इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं मिल जाता, ठीक। तो ये क्या था, थ्योरी थी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो नॉर्मल हम एक सेटअप यूज करते हैं इसके लिए। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, generation of voltage and current is done by a device using chemical reaction. This device is known as electrochemical cell. मतलब जो करंट को या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, या डाई इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, या फिर गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अच्छा, ये और क्या इसमें देख सकते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं वो रिस्पेक्टिव एंड पे क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट या रिलीज कर रहे होते हैं, जिससे कि क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। यही करंट क्या करता है, हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कॉज करवाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, दो हाफ सेल होते हैं, ईच हाफ सेल में सेम इलेक्ट्रोलाइट या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। जो हाफ सेल है वो किसका बना हो सकता है, इसमें एक इलेक्ट्रोड होगा और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर एक ऑक्सीडेशन के अंडर को करेगा तो इसका दूसरा पार्ट रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो मैंने भी दिखाया था आपको, इसमें क्या होता है, इसमें ये देखिए एक हाफ सेल ये रहा, एक हाफ सेल ये रहा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, दोनों हाफ सेल है, अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसमें और क्या होता है, दो जो हाफ सेल्स हैं इनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज या आयरन ब्रिज दिया होता है। इससे क्या होता है, जो दोनों के इंडिविजुअल सॉल्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं करते या इलेक्ट्रॉन्स उनके एक दूसरे में ट्रेवल नहीं करते, ठीक है। तो इस सॉल्ट ब्रिज का ये काम होता है। सॉल्ट ब्रिज में हम ज्यादातर जीगलर नाटा यूज करते हैं। हमें क्या देखना है, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है। अब देखिए एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें पता हो, स्टेबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रोड कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम में, जिसमें कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो, मतलब उसकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो किसी भी रिएक्टेंट के लिए, तो वो हमारा हो जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर में यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहां पर हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट करना पड़ता है हर बार, और पोटेंशियल किसका मेजरमेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रोड है उसका, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या फिर टेस्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो वो क्यों यूज कर रहे हैं, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, किसका, इंडिकेटर या टेस्ट इलेक्ट्रोड का, ठीक। अब मेजर एडवांटेज क्या है इसको यूज करने का, देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, कि ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करता है थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर्स। मतलब जब हम टाइट्रेशन करा रहे हैं तो उस टाइम पे ये हमें कांस्टेंट लेवल पे क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सिल्वर इलेक्ट्रोड, और तीसरा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो पहले देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें प्लेटिनम वायर सील होता है इसके अंदर, ठीक है। क्या होता है, एक प्लेटिनम वायर सील होता है इसके अंदर और प्लेटिनम फॉइल होती है विद कोटिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम इज अटैच्ड टू वायर। प्लेटिनम वायर होता है, उसके ऊपर प्लेटिनम की ही कोटिंग हो रखी है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह। अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसमें इमर्स किया होता है, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जिससे H+ आयंस का कंसेंट्रेशन कंटिन्यूअस बना रहे, ठीक। अब SHE के केस में जब SHE हम लोग लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, जब वो एनोड की तरह एक्ट करता है तो वो क्या करेगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा, तो 2 H+ आयंस बनेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। और जब कैथोड की तरह एक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक। तो इसमें हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट बनी रहती है। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन ब्लो कराते हैं, जो कंस्टेंट हाइड्रोजन ब्लो हमें एक देना होता है। क्यों देना होता है, बिकॉज इससे कंस्टेंटली हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते रहते हैं। इसमें एक प्लेटिनम वायर होता है, प्लेटिनम वायर जिसमें एक प्लेटिनम फॉइल लगी हुई है, उसकी कोटिंग भी प्लेटिनम से हो रखी है। फिर इसको हम हाइड्रोसील करते हैं, मतलब इस पे सील चढ़ाते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का इंटरफेरेंस ना हो। एसिड सॉल्यूशन भरते हैं इसके अंदर जिससे H+ आयंस की कंसेंट्रेशन ना चेंज हो। रिजर्वॉयर टैंक जिसमें सेकेंड हाफ ऑफ सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रखते हैं वो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, ये था इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉरी कंस्ट्रक्शन था किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब वर्किंग देखते हैं क्या है। अब हम देखते हैं इसमें, देखिए जैसे एक सेल है जिसके एक इलेक्ट्रोड का क्या है, जिंक, और जिंक इलेक्ट्रोड है जिसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रोड है SHE जिसका मेजर्ड पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट एट 298 केल्विन, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसके बेसिस पे हम क्या देख सकते हैं, ये EMF का जो मतलब जो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा सेटअप है, इसमें इस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो एनोड है या तो कैथोड को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होगा, या कैथोड जो है वो एनोड को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्यों, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कैलोमेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो कि मेजर होगा।
एडवांटेजेस क्या है इसको यूज करने के, ये एक फंडामेंटल रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज मतलब काम करता है। दूसरा स्टैंडर्ड इन मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीएच मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड होता है। देन इफेक्टिव फॉर वाइडर रेंज ऑफ पीएच, हम लार्ज रेंज ऑफ पीएच तक के लिए यूज कर सकते हैं। इसके यहाँ पे सॉल्ट रिलेटेड कोई भी एरर नहीं होती और इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी एस्टेब्लिश हो सकता है। इसके अलावा जब इसको हम कहाँ एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर इनको हम और कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, एक ऐसे मेटल में जिनके पोटेंशियल डिफरेंस या जो पोटेंशियल सीरीज में बहुत ही नीचे होते हैं। दूसरा आता है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड में क्या होता है, देखिए ये कॉमनली इंप्लॉयड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है कैलकुलेशंस के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये किसमें यूज होता है, पीएच मीटर में यूज होता है एज एन इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और किसके लिए यूज होता है, टेस्टिंग ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड कोरोजन कंट्रोल सिस्टम इन मरीन एनवायरनमेंट। जो मरीन सिस्टम्स है उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं कोरोजन के टेस्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए जो सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है उसको हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, एज अ रिडॉक्स इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो होती है बिटवीन सिल्वर मेटल और सिल्वर क्लोराइड के बीच में होती है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड जो ऊपर दिया हुआ है उसमें क्या है, एक सिल्वर स्ट्रिप है और उसमें एक वायर कोटेड है किससे, सिल्वर क्लोराइड से, जो कि एक हाईली इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो वो सॉल्युबलाइज नहीं होगा। अब जो इलेक्ट्रोड इमर्स किया गया है वो कौन से सॉल्यूशन में इमर्स किया गया, पोटेशियम क्लोराइड, जिसकी कंसेंट्रेशन क्या है 1 मोलर क्लोराइड सॉल्यूशन उसमें है। अब सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड 1 मोलर। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या करेगा, जिसमें सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लोराइड आयन को लिबरेट कर देगा। ये हाफ शेल पे इसकी रिएक्शन चल रही होगी, मतलब यहाँ पे सिल्वर क्या हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है, कुछ तो एडवांटेजेस है तभी हम इसको यूज कर रहे हैं। इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, क्यों, बिकॉज ये इनसॉल्युबल होता है ज्यादातर चीजों में, और सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन है, ज्यादा हमें झाम नहीं करना पड़ेगा। देन नॉन टॉक्सिक नेचर है और इकोनॉमी मतलब हमारे लिए इसको यूज करना भी आसान है। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस है कि ये प्रेसिपिटेशन कॉज कर सकता है। दूसरा रेफरेंस पोटेंशियल को जब हम मेजर करते हैं वेरिएबल टेम्परेचर पे, तो वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अलग अलग रीडिंग्स दे सकता है। देन तीसरा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड को हम एम्प्लॉय करते हैं एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है, इसमें 2 ग्लास ट्यूब होती हैं। ग्लास ट्यूब में और क्या होता है, एक वाइड होती है और एक नैरो होती है। यहाँ देखिए एक ये ग्लास ट्यूब है, दूसरी ये ग्लास ट्यूब है, एक वाइड है दूसरी नैरो है। ठीक, एंड इसमें एक प्लेटिनम वायर होता है ये वाला, जो इमर्स होता है लिक्विड में। लिक्विड कौन सा है, कैलोमेल। कैलोमेल लिक्विड कौन सा होता है, सॉलिड मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, अब ट्यूब को हमने किससे फिल किया, 1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड से। ठीक है, फिर उस नैरो ग्लास ट्यूब में हमने क्या भरा, जो नैरो थी उसमें हम केसीएल भर देते हैं। ठीक है, अब जब केसीएल सॉल्यूशन भरते हैं, जो कि क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसमें और क्या होता है, मतलब सॉल्ट ब्रिज होता है। अब सेटअप जो होता है कैलोमेल इलेक्ट्रोड का, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब कैलोमेल के हाफ पे ये रिएक्शन हो रही होगी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैलोमेल क्लोराइड 1 मोलर, मर्क्यूरल क्लोराइड मर्क्यूरी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एंड पे होता है। अच्छा, हम इसको यूज क्यों करते हैं, एडवांटेजेस क्या है, देखिए इसकी सिंप्लिसिटी होती है फैब्रिकेशन की, मतलब बनाना आसान होता है। दूसरा लॉन्गर टाइम तक इसका पोटेंशियल रहता है। नो चेंज, कोई भी चेंज अकर नहीं होता टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने पे। ठीक, अब हम देखते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड आते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड, दूसरा है ग्लास इलेक्ट्रोड। तो मेटल इलेक्ट्रोड में देखिए कौन सा है, मेटल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये किसके रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में, इन रेफरेंस ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होती है तब ये जनरेट करते हैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से यूज करते हैं, फर्स्ट काइंड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड इलेक्ट्रोड। इसके बारे में इसमें डीप में दिया हुआ है, देखिएगा। देन हम आगे देखते हैं, तो क्या है ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड नाम देते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, डोप्ड ग्लास मेम्ब्रेन का यूज करके बनाते हैं। देखिए जब हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हम पीएच मेजरमेंट के लिए किसी भी सॉल्यूशन में इसका यूज कर सकते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड का। इसमें क्या होता है, थिन वॉल्ड बल्ब होता है बॉटम में, जैसे कि ये जो दिया हुआ है। ठीक, और एक ग्लास ट्यूब होती है जो ये दी हुई है। अब बल्ब में क्या है, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें क्या है 1 मोलर HCl है। ठीक है, 1 मोलर HCl है, और एक सिल्वर वायर होता है जो कि कवर्ड होता है AgCl से, वो कहां पे प्रेजेंट है, लोअर एंड पे, ये वाला। ठीक है,
अब जो वायर प्रेजेंट है उसको हम कैसे कोट करते हैं, सिल्वर क्लोराइड से कोटिंग भी देते हैं, ठीक, और उसको डिप करते हैं 1 मोलर HCl में, जिससे कि सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड बनता है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वर्किंग कैसे है, इसको हमने देखा कि ये एक्सपेरिमेंटली जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो जब ग्लास और सॉल्यूशन का जहां पे इंटरफेस होता है, जिनके पास हाइड्रोजन आयन है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, यही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जो या फिर जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है या चेंज जो हो रहा है, उसको हम मेजर करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं विद फॉलोइंग इक्वेशन, जिसको मैंने क्या बताया था अभी, नर्म्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड्स के बारे में एक था कि ग्लास इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो अब हम ग्लास इलेक्ट्रोड के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख सकते हैं। क्या है, इजिली इंप्लॉय किया जा सकता है, ठीक, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट होता है इसका, तो इसलिए हम इजिली इसको इंप्लॉय भी कर सकते हैं उन सॉल्यूशंस में जिसमें ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज, मतलब जिन सॉल्यूशंस का ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। अब मेटेलिक आयंस, पॉइजन्स एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करते। इसके अलावा सिंपल ऑपरेशन प्रोसीजर है। फिर जो बल्ब यूज हो रहा है इलेक्ट्रोड में, वो ब्रिटल नेचर का है, तो इसकी वजह से ये क्या करें, हमें क्या देखना है कि इसे हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियोमीटर्स जो होते हैं इन दिस इलेक्ट्रोड, वो क्या करते हैं, उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो हम उनको टॉलरेट नहीं कर सकते ऑर्डिनरी पोटेंशियोमीटर में। तो अब ये क्या करता है, तीसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसके पास फ्रीक्वेंट स्टैंडर्डाइजेशन, इसको हमें बार बार स्टैंडर्डाइज करना होता है। अगर हम प्योर इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या जिलेटिन ले लें तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देन ये टॉपिक आपको जो 3 टाइप के सेल्स थे जो आपको पढ़ने, तो आपने देख लिए हैं। ये तीनों सेल्स, जिसमें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है, और आप इसको अच्छे से पढ़िए। कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, और इसके आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे पोलैरोग्राफी या फिर पोलैरोमेट्री। उसमें आपका एक मेन टॉपिक है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का, वो हम अभी कवर कर रहे हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हम बुक रिवीजन सीरीज में कर रहे हैं। अब हम चैप्टर 10 पे आ गए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का। वो क्या है, पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी क्या होती है, क्या इसमें यूज होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। आप पोलैरोग्राफी पे आते हैं डायरेक्ट। पोलैरोग्राफी क्या होती है, तो पोलैरोग्राफी को अगर हम डिफाइन करें तो पोलैरोग्राफी है इट इज एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, जैसे हम पोटेंशियोमेट्री में कर रहे थे। डिफरेंस ये है कि इसमें हम जो इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, जो 2 इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के लिए उसमें, तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, एक पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हो रहा है, दूसरा नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हो रहा है। एक पोलराइजेबल है, दूसरा नॉन पोलराइजेबल है। उसमें हम क्या कर रहे थे, रेफरेंस और स्टैंडर्ड ले रहे थे, ठीक है। तो एक पोलराइजेबल है, एक नॉन पोलराइजेबल है। तो अब ये जो टेक्निक है, तो इसमें क्या होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के से डील करते हैं। किससे डील करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफेक्ट से डील करते हैं, जो कि फ्लो हो रहा है किसमें, एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल में। मतलब जो करंट के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, हम उसी को इसमें डील करते हैं। आइए हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या होता है पोलैरोग्राफी का। तो पोलैरोग्राफी को इन्वेंट किसने किया था, सबसे पहले देखिए, पोलैरोग्राफी को इन्वेंट किया था जेरोस्लेव हेरोस्काई ने। जेरोस्लेव हेरोस्काई ने, इन्होंने कहा कि जो स्टैटिक मरकरी ड्रॉपिंग इलेक्ट्रोड है या फिर ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, जब इसको हम इस टेक्निक के लिए यूज करेंगे एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड। क्यों, बिकॉज ये वाइडली यूज हो सकता है ड्यू टू इट्स रिन्यूएबल सरफेस और कैथोडिक रेंज की वजह से। मतलब ये आपने कैथोडिक रेंज और रिन्यूएबल सरफेस की वजह से यूज हो रहा था, ठीक। अब जो करंट फ्लो कर रहा है सॉल्यूशन में, उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड वोल्टेज यूजिंग पोलैरोग्राफी। हम किसका यूज कर रहे हैं, पोलैरोग्राफी टेक्निक का यूज करके क्या कर रहे हैं, जो वोल्टेज अप्लाइड है, जो करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसको जनरली क्या होता है, वहां पे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होता है। अब डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है और किस मैनर में वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, तो एक्चुअल पोलैरोग्राफिक वेव पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इससे क्या होता है, डिफरेंस जो आता है साइज ऑफ ड्रॉप में, जो मरकरी ड्रॉप बन रही है उसकी साइज में जो डिफरेंस आता है, वो तो जो पोलैरोग्राफिक वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, उसके ऊपर ऑसिलेशंस इंपोज करती हैं, ठीक। ऑसिलेशंस इंपोज करती हैं। फिर जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है पोलैरोग्राफी का, वो 2 मेथड इंक्लूड करता है। एक जिसमें
डिफरेंशियल पल्स हम लोग मेजर करते हैं, दूसरा जिसमें हम लीनियर स्वीप मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है, वो बेटर फेरेडिक करंट डिस्प्ले करता है। ठीक है, जो फेरेडिक करंट होता है वो उसे बहुत बढ़िया तरीके से डिस्प्ले करता है। अब जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट उसका अच्छे से कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में। तो वर्किंग इलेक्ट्रोड जो हम ज्यादातर यूज करते हैं यहाँ पे वो कौन सा हो गया है, स्टैटिक मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या था, ये था प्रिंसिपल किसका, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का। अब हम आगे देखेंगे कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड बनता कैसे है। तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड देखने के लिए आइए देखते हैं क्या है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। अब हम क्या करेंगे, हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैसे बनाया जाता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड डीएमई जो होता है वो मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड माइक्रो इलेक्ट्रोड है, जिसमें हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब देखिए डीएमई जो होता है इसमें एक स्मॉल मर्करी ड्रॉप रिसीव होती है किससे, ऑरिफिस से, एक फाइन ग्लास कैपिलरी ट्यूब के। मतलब इसमें क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब है, उसमें मर्करी भरी हुई है, उससे हमें टाइम टू टाइम क्या 5 to 7 सेकेंड्स के इंटरवल के बीच में हमें क्या मिलता है, एक मर्करी की ड्रॉप मिलती रहती है कैपिलरी ट्रिप की, कैपिलरी ट्यूब के। जो मर्करी का फ्लो है वो क्या डिटरमाइन करता है, वो किससे डिटरमाइन होता है, कैपिलरी पोर से। मतलब जो कैपिलरी का साइज है उससे डिटरमाइन होता है, और कैपिलरी की जो लेंथ होती है वो 5 से 12 सेंटीमीटर की होती है। वहीं जो पोर होता है वो 0.02 0.05 mm के बीच का होता है। और कहां पे होता है, जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो रिजर्वायर के हाइट के ऊपर होती है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ग्रोइंग मर्करी ड्रॉप्स की, वो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोइंग मर्करी ड्रॉप्स की, वो क्या होती है, रेट ऑफ मर्करी फ्लो के साथ जुड़ी हुई होती है। और क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ड्रॉप टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब डीएमई को हम यूज कहां कर सकते हैं, इनको हम +2.4 से -3.0 वोल्ट तक के टेस्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं। मतलब इस इतने पोटेंशियल डिफरेंस रेंज को मेजर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। देखिए यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पर ये पोर साइज है, यहाँ से क्या होता है, वो जो हमारी मर्करी होती है वो यहाँ से फॉल करती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है कन्वीनियंट मर्करी रिजर्वायर असेंबली के, वो क्या है, देखिए ये क्या करता है कि इजी इनिशिएशन एज वेल एज एंडिंग प्रोवाइड करता है मर्करी जो फ्लो कर रही है कैपिलरी से उसको। फिर ये और किसमें इन्वॉल्व रहता है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व टू सेट द कॉलम हाइट एट सम सेलेक्टेड वैल्यू। एक सिलेक्टेड वैल्यू पे ये कॉलम हाइट को भी सेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे, किस रेंज में, लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर आउटर रेंज में। ठीक, जिससे कि एक ऑप्टिमम कंटिन्यूअस ड्रॉप टाइम हमें मिलता है। अच्छा, और क्या, ये एक्यूरेट मेजरमेंट किसका देता है, मर्करी कॉलम हाइट का, और ऑल्सो एक इजी रिकवरी देता है। ठीक, अच्छा एडवांटेजेस क्या होते हैं इसकी सरफेस एरिया को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद एनी गिवन कैपिलरी। ठीक है, मतलब जो सरफेस एरिया है हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी कैपिलरी के अकॉर्डिंग। अब कांस्टेंट रिन्यूअल जो हो रहा है इलेक्ट्रोड सरफेस का, जो मर्करी है उसका कांस्टेंट रिन्यूअल हो रहा है, तो जो पॉइजनिंग इफेक्ट है वो भी हटाया जा सकता है। अब ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड में जो अल्कली मेटल्स है, इवन अल्कली मेटल्स का जो रिडक्शन का प्रॉपर्टी है उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यू टू लार्ज हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज ऑन Hg। मतलब मर्करी के ऊपर जो हाइड्रोजन का ओवर वोल्टेज हो रहा है उससे हम रिडक्शन को भी देख सकते हैं। फिर वेरियस मेटल्स जो सॉलिड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, जो अमेलगम बनाते हैं, वो मर्करी के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाते हैं मेटल आयंस में। ठीक है, अब सरफेस एरिया जो है उसको भी हम वेट ऑफ ड्रॉप से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्टेडी वॉल्व को हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिफ्यूजन करंट। इसको हम क्या कहते हैं, ये रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब एक स्टेडी वैल्यू जो है वो हमें बार बार मिलती रहती है डिफ्यूजन करंट की वजह से, तो ये रिप्रोड्यूसिबल रहता है। फिर बिहेवियर जो होता है इलेक्ट्रोड का वो इसकी पास्ट हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब जो पुराने ड्रॉप के साथ होगा वो नई ड्रॉप के साथ नहीं हो सकता। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसका डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है कि डीएमई का, कि इसको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, सॉरी इसको हम इजिली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो मर्करी को हम एज एन एनोड क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें +0.4 वोल्ट से ज्यादा का हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो मर्करी 1 फॉर्म हो जाता है। तो डीएमई के हम लोग किस लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ एनालिसिस ऑफ रिड्यूसिबल और वेरी इजिली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाए या रिड्यूस हो जाए, इन्हीं सब्सटेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। देन अब हम क्या देखते हैं, इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है
उसको हम हर जगह पे यूज नहीं कर सकते, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, हमने बनाया रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक, अब इसको हमने कैसे रिप्लेस किया, डीएमई को हमने रिप्लेस कर दिया इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से। ठीक है, इसमें हमने क्या कंसीडर किया कि जो रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है वो पोलैरोग्राफी रेंज में और ज्यादा ऊपर एक्सटेंड करता है और वोल्टेज अप टू 1.1 वोल्ट तक जाता है। ठीक, इस वोल्टेज पे ऑक्सीजन गैस तक जनरेट होती है। ठीक, अब ये जो स्टेशनरी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है, ये एक स्लो एंड स्टेडी डिफ्यूजन करंट देता है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने क्या किया, मतलब जो डीएमई था वो क्या कर रहा था, स्लो और स्टेडी डिफ्यूजन करंट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने टैकल कर लिया, इस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को रोटेट कर दिया एक कांस्टेंट स्पीड पे। तो उससे क्या हुआ, ये जो डिफ्यूजन करंट की प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई। अब थिकनेस जो थी डिफ्यूजन लेयर की वो रिड्यूस हुई, जिससे कि सेंसिटिविटी कम हुई और जो इक्विलिब्रियम अटेन करने का रेट था वो भी क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक, अब सिंपल रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो देखिए ये डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। अब इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड मरकरी सील होती है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मरकरी सील का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए। 5 mm लॉन्ग प्लैटिनम वायर यूज कर रहे हैं, जो कि कहां पे जुड़ा हुआ है, वॉल ऑफ 6 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूबिंग से। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इस ग्लास ट्यूबिंग को हमने 90 डिग्री एंगल पे बेंट कर दिया है। फिर उसके बाद इसमें एक अमेलगमेटेड कॉपर वायर पास कराया है। ठीक, जिसके ऊपर किसकी कवरिंग है, मरकरी और सील्ड इन प्लैटिनम वायर की कवरिंग है। ठीक है, जिससे कि मतलब मरकरी की कवरिंग है और जो प्लैटिनम वायर है उससे शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है लोअर पार्ट में। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इससे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होता है वो लो हो जाता है। अब अपर एंड जो है कॉपर वायर का वो किससे पास होता है, एक होल से पास होता है, स्मॉल होल से, और स्टेम स्टीरर में चला जाता है। किसमें जाता है, स्टेम स्टीरर में, और मरकरी सील फील्ड विद मरकरी में, मतलब किस ट्यूब में चला जाता है, जिसमें मरकरी भरी हुई है। अब एक वायर को हम कनेक्ट करते हैं मरकरी सील से और वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और एक मतलब जो वोल्टेज अप्लाई करने का सोर्स होता है उससे। अब जो इलेक्ट्रोड स्टेम फॉर्म हुई है ट्यूबिंग की वजह से, ठीक है, उससे कनेक्ट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को हम 600 रोटेशन पर मिनट की आरपीएम स्पीड पे क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। तो ये क्या था, ये हमारा दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोड था जो हम यूज करते हैं किसमें, इन पोलैरोग्राफी। अब देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, किसके एस्टिमेशन में, डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड। तो ये क्वांटिटेटिवली हेल्प करता है डिसॉल्व ऑक्सीजन और पेरोक्साइड्स को डिटरमाइन करने में। फिर ट्रेस मेटल एंड मेटल कंटेनिंग ड्रग्स, मतलब जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मेटल्स प्रेजेंट है, या फिर जो बहुत ही कम क्वांटिटी में नॉन मेटल्स या फिर मेटल्स प्रेजेंट है किसी भी ड्रग में, तो उनको हम इसमें क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि जिंक है, मरकरी, लेड, कॉपर, आर्सेनिक, अगर ये किसी ड्रग में प्रेजेंट है बहुत छोटी क्वांटिटी में, तो हम आसानी से इनको पता कर सकते हैं। देन एंटीसेप्टिक एंड इंसेक्टिसाइड, जो एंटीसेप्टिक्स है और इंसेक्टिसाइड्स है, जैसे कि गामा हेक्सीन है एंड पैराथायोन है, इनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। विटामिन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, अल्केलॉइड्स, इन सारे कंपाउंड्स का भी हम क्या करते हैं, इससे एनालिसिस करते हैं। ठीक, इसके अलावा एनालिटिकल यूज के अलावा हम इसका फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं फॉर रिसर्च वर्क। जैसे कि पोलैरोग्राफी का यूज करके हम रोटेशन पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का, दूसरा टाइप का होता है। देन पोलैरोग्राफी इज आल्सो यूज्ड इन फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी हम इसका यूज देखते हैं। देन हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एड्सॉर्प्शन, स्टोकियोमेट्री, काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इन सबको भी पता करने में ये हमारी हेल्प करता है, ये पोलैरोग्राफी का मेथड। अच्छा, पोलैरोग्राफी और क्या हेल्प करता है, पोलैरोग्राफी इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा और स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कराने में हेल्प करता है, हमें बताता है दोनों के बीच का रिलेशन। अब पोलैरोग्राफी और किसमें हेल्प करता है, एपिमर्स के आइडेंटिफिकेशन में। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एनालिसिस में भी यूज होता है, ट्रेस मेटल्स के एनालिसिस के लिए। पोलैरोग्राफी क्या होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम, किसके लिए यूजफुल है, बायोलॉजिकल सिस्टम के एनालिसिस के लिए भी यूजफुल है, जिसमें ड्रग एज वेल एज फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस का भी डिटर्मिनेशन है। अब लास्ट पॉइंट है इसका, पोलैरोग्राफी को हम और कहां यूज कर सकते हैं, मोनोमर्स की डिटर्मिनेशन में, कैटलिस्ट और सम रिएक्टिव ग्रुपिंग इन पॉलीमर्स, इनके डिटर्मिनेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये ओवरऑल एक था
पूरा रिवीजन था पूरे चैप्टर का। अभी जो हमने कवर किया है ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं किसके, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 सेम 1 के। तो आप इसको प्रेफर कीजिए, जो बुक आपको दिख रही है वो आप परचेज कर सकते हैं ई बुक गूगल बुक से, और आप अपने नियर बाई स्टोर्स जो है उसमें भी बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अदर साइट से। ठीक है, थैंक यू।